देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ एप्लीकेशन पहले पढ़ चुके थे हम। जैसे फिर से देखते हैं एक बार क्या होता है। सो एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण ऑब्जेक्ट अपना मोशन बदलना नहीं चाहेगा, तो हमने इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाम दिया था। तो हमारे पास अब सोचने के लिए ये आ जाता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे और कितना होता है। तो इसका फॉर्मूला हम देख चुके थे एक बार कि I इक्वल्स एम आर स्क्वायर। ये m क्या है? तो आंसर है कि उस पार्टिकल का मास। r क्या है? उस पार्टिकल की डिस्टेंस। लेकिन बहुत सारी चीजें मन में आ जाती हैं, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल, तो बॉडी का क्या होगा? बॉडी का क्यों नहीं कहा हमने? तो बॉडी का इसलिए नहीं कहा क्योंकि हमारे पास जो फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं वो क्लासिकल फिजिक्स है, न्यूटन की फिजिक्स। और न्यूटन की फिजिक्स ज्यादातर पॉइंट मास के लिए, पार्टिकल के लिए वैलिड है। अच्छा, लेकिन जब माइक्रो में जाते हैं तो वहां पर न्यूटन की फिजिक्स के लॉज फॉलो नहीं होते। माइक्रो का मतलब क्या कि एटम की दुनिया में, यहां पर न्यूटन के लॉ फॉलो नहीं होते, इसलिए हमने क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप किया। अभी क्या देख रहे हैं हम कि ये जो है वो न्यूटन की फिजिक्स है, इसलिए ये सारे के सारे लॉ एक पार्टिकल के लिए वैलिड है, हमेशा याद रखेंगे हम। तो पार्टिकल के लिए फॉर्मूला क्या है वो हमने देखा भी, I इक्वल्स एम आर स्क्वायर। क्या होता है एक रोटेशन वाली बॉडी का? तो रोटेशन वाली बॉडी का ये होता है कि अगर हम किसी को भी थ्रो करते हैं अगर, तो बॉडी कहां से रोटेट करेगी? अपने सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। और सेंटर ऑफ मास क्या हम देख चुके हैं कि जहां पर सभी बॉडी का मास एक तरफ कंसंट्रेट होता है। तो नेचर चाहता है कि सब बॉडी को सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ रोटेट करो। देखो, ये बात सुनने में जितनी हल्की लगती है, जिसका वजन इतना हल्का है, ये बात उतनी ही इंपॉर्टेंट है कि नेचर क्या चाहता है कि सब बॉडी को सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ रोटेट करो। इस बात को थोड़ा हम समझेंगे, गौर देंगे तो हमें बहुत चीजें मिलेंगी समझने को। अच्छा, थोड़ा सा आगे देखते हैं कि नेचर तो चाहता है कि सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ करो रोटेट। कैसे करता है? हम ये समझ सकते हैं कि अगर ये सेंटर ऑफ मास, ये वो पार्टिकल, इसकी डिस्टेंस है r, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला इसके लिए। लेकिन इसके लिए क्या? इसके लिए दूसरा r लग जाएगा, r2 स्क्वायर, r3 स्क्वायर, r4 स्क्वायर, r5 स्क्वायर। तो हर एक डिस्टेंस के लिए हर एक फॉर्मूला अलग अलग है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग। अच्छा, कहां से लेनी डिस्टेंस? सेंटर ऑफ मास से, क्योंकि हमने उसी को ओरिजिन मान के वहीं से डिस्टेंस को मेजर किया है। नेचर यहां पर ये जो फॉर्मूला है I इक्वल्स एम आर स्क्वायर, इसमें ना कुछ डिपेंडेंसी देखो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? रेडियस पर, रेडियस के स्क्वायर पर। ये डिपेंड्स अपॉन स्क्वायर ऑफ द रेडियस। इक्वल का साइन हटाएंगे, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो मास मान लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, क्योंकि मास तो किसी बॉडी का अगर रहेगा पार्टिकल का तो वो फिक्स रहेगा, डिस्टेंस भी उसकी माना फिक्स रहेगी, लेकिन ज्यादा है कि कम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये डिस्टेंस पर। अच्छा, फिर से देखो, जो टेक्निकल वर्ड है मैंने बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा कि कम, इसको मैं थोड़ा सा और इजी लैंग्वेज में बोलता हूं। वो ये कि जब एक पार्टिकल रोटेट कर रहा है सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ, तो उसकी रुकने की एबिलिटी, रुकने की प्रॉपर्टी वो ज्यादा होगी कि कम होगी? मतलब कि वो आसानी से रुकेगा कि नहीं, ये हम इस पे बात कर रहे हैं। जो पार्टिकल जितना पास होता है वो आसानी से रुक सकता है, जो जितना दूर है वो आसानी से नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि इनके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेलोसिटी का अलग अलग होता है। जो पार्टिकल दूर होता है, हमने पढ़ा है, उसकी लीनियर स्पीड अलग होती है, इसीलिए उसके पास चलने का इनर्शिया ज्यादा होता है, इसलिए वो बहुत देर में रुकेगा। अच्छा, और जो पास में है वो आसानी से रुक जाएगा। अब तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो जितना दूर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा। अब एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक स्कूटी के टायर में और एक बाइक के टायर में क्या फर्क है? तो ये फर्क होता है
देखो, अगर दोनों का मास सेम मान लेते हैं कि दोनों में मास सेम है, लेकिन जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि जो मास को हमने बांटा है वो कहां पर ज्यादा है, तो हमने कहा कि मास को हमने दूर दूर, सेंटर ऑफ मास से दूर दूर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इधर, और एक स्कूटी में हमने यहां किया हुआ है। स्कूटी का टायर इतना छोटा है, बाइक का टायर इतना बड़ा है, तो जिसका टायर जितना दूर, और मास डिस्ट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, यहां पर 40 केजी मास आ गया और वही 40 केजी मास यहां पर है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहेगा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, चलने का इनर्शिया ज्यादा रहेगा। अच्छा, कैलकुलेशन से ये पूछ सकते हैं कि एक कंप्लीट बॉडी का कितना, तो हमने कहा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन सबको अलग अलग कैलकुलेट करके ऐड कर दो, और उस प्रोसेस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा आई इक्वल्स 1 to n। आई है कि जे है कि के, ये डिसाइड हम कर सकते हैं बाद में। पहले में क्या लिखना है कि हमें ऐड करना है मास को और रेडियस के स्क्वायर को। जरूरी नहीं है कि सब पार्टिकल का मास सेम हो, सेम होगा तो आई को आई रख लें, फिर आई को हटा सकते हैं। अगर पार्टिकल की डिस्टेंस अलग अलग है तो इसलिए अलग अलग नाम। अलग अलग कहां से, तो समेशन किया 1 से लेकर n तक। 1 लिखेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस एम आर 2 स्क्वायर, अगर मास बदलेगा तो m3 r3 स्क्वायर, m4 r4 स्क्वायर, इस तरह से कंप्लीट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, इस बात से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलता है, वो ये कि नेचर ने तो कहा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अराउंड कितना, लेकिन अगर हमने अपनी तरफ से एक एक्सिस बना दिया वो यहां पर, तब नेचर को तो हमने नहीं रूल अपना रूल चलाने दिया। अब नेचर के अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलाउंग होगा। मतलब क्या, इसको अगर हम ऐसे करके लगा दें तो जो डिस्क पहले सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूम रही थी, अब इसके अराउंड वो ऐसे घूमेगी, पूरा मास ऐसे घूमेगा, यहां से जाएगा यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना। अब ये पूछ सकते हैं, यहां से देखें अगर और यहां से देखें, दोनों में कितना फर्क है। यहां से मैक्सिमम डिस्टेंस इतनी हो सकती थी, या तो इतनी हो सकती थी, लेकिन यहां से मैक्सिमम डिस्टेंस इतनी हो जाएगी। अब डिस्टेंस के बढ़ते ही हम क्या समझ गए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। इसका मीनिंग कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है कि हमने एक्सिस कौन सी चुनी है। इसीलिए एक बहुत फेमस सा क्वेश्चन आता है, या फेमस सा क्वेश्चन नहीं, स्टेटमेंट भी आती है कभी कभी, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस, अबाउट दैट एक्सिस, कि अबाउट का मतलब क्या, चारों तरफ, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के चारों तरफ कितना, उस एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितना। तो एक्सिस क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि एक्सिस पे भी डिपेंड करता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि एक्सिस ही तो हमें डिस्टेंस देगी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। मतलब कि ये डायरेक्ट डिपेंड करता है और इनडायरेक्टली एक्सिस पर। एक्सिस क्रिएट करेगी डिस्टेंस और डिस्टेंस क्रिएट करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्सिस को भी चूज करना इंपॉर्टेंट है। अभी सोचो, यहां से चुन लिया, अगर हम ऐसे करके चुन लें तो डिस्क इतनी से इतनी मैक्सिमम डिस्टेंस ले सकती है, इतना, लेकिन अगर ऐसे कर दे तो इतना डिस्टेंस। मतलब क्या कि वो फिर ऐसे घूमेगी बॉडी पलट के, कभी ऐसे तो कभी राउंड राउंड घूमेगी। ओके, एक काम करते हैं, डिस्क निकालते हैं, देखो ये ठीक है। हाँ, अगर एक्सिस यहां बना दें तो हमें साफ साफ पता चलता है कि सेंटर ऑफ मास क्या है रेस्पेक्ट में, तो ये पार्टिकल इतनी मैक्सिमम डिस्टेंस लेगा। ठीक है, अगर मैं एक्सिस को यहां से बना दूं तब डिस्टेंस ज्यादा है। अच्छा, ऐसे कर दिया तो तभी डिस्क ऐसे घूमेगी। अच्छा, ऐसे कर दिया तो तब डिस्क ऐसे घूमेगी। मतलब कि एक्सिस पे रोटेशन डिपेंड करता है। एक बात लिख लेते हैं छोटी सी, रोटेशन डिपेंड्स
ऑन एक्सिस चूजन, एक्सिस कौन से हमने चूज किया इस पे भी डिपेंड करता है। इसीलिए जब रोटेशन डिपेंड करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिपेंड करता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन चूजन। हमने कौन सी एक्सिस चुनी है ये बात डिपेंड करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी कैलकुलेशन के वक्त पता चल जाएगा। क्यों कैलकुलेशन हमें पता है। अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पूछें कि वो कितनी है तो नाप सकते हैं, और जिसको नाप सकते हैं उसके लिए कैलकुलेशन टेक्निक। अच्छा, ये सोचो, अगर मैं एक बॉडी को ऐसे बनाता हूं और तब जाकर उसकी एक्सिस ऐसे चुनता हूं और ये ऐसे चुनता हूं, मैं ऐसे और दूसरी वाली मैंने ऐसे चुना, तो इस वाली से मैक्सिमम डिस्टेंस इतना, लेकिन इस वाली से मैक्सिमम डिस्टेंस इतना। मतलब कि शेप, किस तरह की बॉडी को रोटेट कर रहे हो, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर कोई कहे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा चुनो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा हो, तो कहां से चुनेंगे? तो वहां से चुनो जहां पर डिस्टेंस आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मिल सके। मैं अगर चुनना चाहूंगा तो मैं यहां चुन लूंगा ताकि मैक्सिमम डिस्टेंस ये मिल सके। मैं तो या तो इसी के ऊपर चुन लूंगा, ये लीजिए, इतनी मैक्सिमम डिस्टेंस मिलेगी। और जब रोटेट करेंगे तो ये बड़ा अच्छा रोटेट करेगा। ठीक है, ओके। अब हम एक चीज पूछते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो क्या है ये, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों करनी है? तो हम पहले पूछेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, यही तो पूछेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना। लेकिन मैं कहता हूं कि ये पूछना सही नहीं है। मैंने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 20। फिर से अगर किसी ने पूछा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, तो मैंने कहा 20। क्या समझ में आया कि ज्यादा है कि कम है? नहीं पता। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है कि कम है, इस बात को कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? नेचर से। नेचर क्या है? सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के अराउंड कितना था और उसके रेस्पेक्ट में कितना है। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया 20 है और उसके रेस्पेक्ट में अभी कितना ज्यादा है? मैंने कहा 20 और ज्यादा है। तो इस तरह से कैलकुलेशन को हमें समझना है। ऐसे नहीं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, हमने बोल दिया 20, नहीं। 20 कहा तो ये समझ जाओ कि वो नेचर से बात कर रहे हैं, सेंटर से। लेकिन ये जोड़ना जरूरी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे ज्यादा है। ठीक, अच्छा। सो एक एक करके करते हैं कैलकुलेशन इसकी। ओके, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं। अभी ना हमें उसकी कैलकुलेशन पार्ट पे चलना है। कैलकुलेशन पार्ट पे कैसे? तो सुनो, अक्सर हम जब न्यूमेरिकल करते हैं तो हमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कैसे करना है। तो कैसे करना है इसको सुनो। हमसे कहा जाता है कि कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन बॉडी। एक बॉडी होगी, हाँ, हमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। लेकिन एक बात पूछना हो, वो पूछो ये कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट करना है। एक्सिस के अबाउट डिस्कस किया था, याद है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है कि कितनी डिस्टेंस है, कहां से डिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट। तो आंसर है कि जिस एक्सिस से पूछते हैं उस एक्सिस से डिस्टेंस। अगर एक्सिस के पास में मैक्सिमम इतनी डिस्टेंस है, ठीक, दूसरी एक्सिस जो मैंने यहां पर बना दिया, ये इतनी दूरी पर मैक्सिमम, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा। मतलब कि यहां से पकड़ के अगर इसको घुमाते हैं पूरी बॉडी को, रोकना मुश्किल है। अच्छा, इनके नाम कैसे कैसे होते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट। जब कोई भी एक्सिस ऐसे प्लेन है, उस पर ऐसे परपेंडिकुलर बनाती है, तो हम इसको नॉर्मल बोलेंगे। एक्सिस पासिंग फ्रॉम सेंटर एंड इट इज
नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। ठीक है, अभी हम कोई भी आर्बिट्ररी एक्सिस ले लेते हैं। आर्बिट्ररी क्यों, ये जरूरी है। देखो, कोई भी कैलकुलेशन करना हो ना, तो पहले उसके बारे में सोचो जो आपको आर्बिट्ररी मान के करना हो। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन के पार्ट में फॉर्मुलेशन होता है, उसमें आई, आर, एम, डिस्टेंस, ये सब चीजें होती हैं। अगर हम कोई भी आर्बिट्ररी मान के करेंगे तो उस डिस्टेंस को, अगर वो यहां पर आ गई तो डिस्टेंस को बढ़ा के लिख देंगे, अगर वो यहां आ गई डिस्टेंस को कम करके लिख देंगे। तो पहले आपको डिस्टेंस है ये मानना पड़ेगा। अच्छा, कैलकुलेशन टेक्निक में एक और इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि कैलकुलेट आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट बॉडी। क्योंकि जब कोई भी बॉडी रोटेट करती है तो उसके पार्टिकल के साथ, पार्टिकल तो रोटेट करते ही है, लेकिन एक पार्टिकल नहीं, दो पार्टिकल नहीं, पूरी बॉडी। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने पढ़ा था वो किसके लिए था? एक पार्टिकल के लिए ये फॉर्मूला। लेकिन कंप्लीट बॉडी के लिए क्या होगा? होगा तो सेम यही, लेकिन कंप्लीट बॉडी में क्या होता है और एक पार्टिकल में क्या होता है, इसमें क्या होता है? कंप्लीट बॉडी में हम ऐसा मानते हैं कि पूरा का पूरा मास जुड़ गया, और एक पार्टिकल में केवल सिंगल पार्टिकल का मास होता है। और कंप्लीट बॉडी के अगर मास की बात करें तो कहां कंसंट्रेट होता है? सेंटर ऑफ मास पे। तो एक पार्टिकल में हम स्मॉल एम लिख देंगे, जब कंप्लीट बॉडी की बात करेंगे तब कैपिटल एम, ऐसे। तो हमें कंप्लीट बॉडी का ही करना है, क्योंकि पूरी बॉडी रोटेट करेगी तो हम इसको यूज करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि फॉर्मूला तो हमें केवल पार्टिकल के लिए आता है, कंप्लीट बॉडी के लिए फॉर्मूला नहीं है। क्यों नहीं है फॉर्मूला? यह जरूरी है कि फॉर्मूला क्यों नहीं है। हाँ, तो हम जिस फिजिक्स को पढ़ रहे हैं वो न्यूटनियन फिजिक्स, वो पार्टिकल के लिए, पॉइंट मास के लिए, उसके लिए एकदम परफेक्ट, उसके लिए वैलिड करती है। लेकिन अगर हम कंप्लीट बॉडी को पूछें उसके लिए वैलिड नहीं करती है। इसीलिए फॉर्मूला हमने पार्टिकल के लिए बनाया, और पार्टिकल को जोड़ जोड़ कर, ऐड कर करके हम कंप्लीट बॉडी मान लेंगे। लेकिन जब हम कभी भी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, तीसरे पार्टिकल, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, इन सबको जोड़ेंगे बड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, तो हम ना कभी कभी इसको इजी करने के लिए इंटीग्रेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं, लेकिन ये टेक्निक अभी 11th के कोर्स में नहीं है, तो हम इस पर फोकस ना करते हुए हम दूसरे फोकस करेंगे, दूसरे पर। वो कौन है? ये देखो, सिग्मा समेशन कन्वेंशन, जिसको हम ऐड करने के लिए ये पढ़ते हैं, सिग्मा। इससे कंप्लीट बॉडी का एडिशन एक बार में हो जाता है। ये भी एक तरह का हमारे पास सिंबल है एडिशन के लिए, हम इसी को यूज करेंगे। अच्छा, अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके लिए फॉर्मूला बनाना है, तो कैसे बनाएंगे इसको समझो। पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए? ये कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट पूछा जाता है। तो हमने एक आर्बिट्ररी एक्सिस मान लिया कि ऐसे प्लेन बना हुआ है, ऐसे करके, उस पर एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से, दूसरी एक्सिस यहां पर उसके पैरेलल। अच्छा, तो हम यहां मान लेते हैं। ठीक, अच्छा, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? कितना होगा उसके लिए हम यहां से कैलकुलेशन कर लेंगे, क्योंकि देखो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है, यहां से लेकर ये इतनी डिस्टेंस। हमें तो पार्टिकल के लिए आता है फॉर्मूला, तो पार्टिकल के लिए बनाओ और ऐड कर दो। सबसे पहले इस कंप्लीट बॉडी में पार्टिकल को ढूंढो। तो ढूंढने के लिए मान लो कि पार्टिकल यहां पर है। क्यों मान लिया? क्योंकि पार्टिकल तो पूरी बॉडी में, यहां पर मानो, यहां पर मानो, कहीं भी मान सकते हैं, लेकिन इजी कैलकुलेशन के लिए एक लाइन में मान लिया हमने। तो अगर एक लाइन में पार्टिकल को यहां माना, अब दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी। अच्छा, कितनी से पहले कहां से, और कहां से का मतलब क्या कि ऑरिजिन से पूछते हैं कि पार्टिकल कितनी दूर। तो ये सब बातें अगर आपको पूछना आएगी तो ही कैलकुलेशन बढ़िया हो पाएगी।
तो कितनी है, कहां से है, कहां से मतलब ओरिजिन। तो हम इजी कन्वेंशन के लिए मान लेते हैं कि ओरिजिन यहां पर है, सेंटर ऑफ मास पर, कन्वेंशन इजी करने के लिए। नहीं तो हम यहां भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी मानो ओरिजिन। यहां से डिस्टेंस अगर लेते हैं ये उस पार्टिकल के लिए, तो हमने इसको कुछ भी नाम दे दो, लेट्स से एक्स। अच्छा, यहां से देखिए अब ओरिजिन से ये एक्सिस कितनी दूर है, तो ये हो गई आर ए डिस्टेंस पर मान लो ये। तो एक्सिस ओरिजिन से, क्योंकि हमने किसको माना है, ओरिजिन, ये लिख लेना बहुत जरूरी होता है वरना भूल जाएंगे तो गड़बड़। ओरिजिन कहां पर है, इट इज ऑन सेंटर ऑफ मास। तो ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पर है, इसीलिए सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस ए, डिस्टेंस एक्स। अब कैलकुलेशन के लिए टेक्निक यूज करो। नंबर 1, हमें फॉर्मूला जिसका पता है वो लिखो। किसका फॉर्मूला है, तो I इक्वल्स एम आर स्क्वायर। एम क्या है, उस पार्टिकल के लिए फॉर्मूला। अच्छा, तो ये पार्टिकल के लिए हो गया। हाँ, अब आगे सुनो, ये टोटल हमें कंप्लीट बॉडी का करना है। कंप्लीट बॉडी के लिए इस पे हम लगा देंगे समेशन, सिग्मा का साइन, ये तो एम पे लगा देंगे सिग्मा। और आर के लिए क्या करना है, आर के लिए हमें इस एक्सिस से डिस्टेंस देखना है, कितनी दूर है। तो ए प्लस में एक्स। क्यों एक्सिस से, क्यों, हमने ओरिजिन जब ओ को माना है तो एक्सिस से क्यों, एक्सिस से इसलिए क्योंकि इसी की चारों तरफ बॉडी रोटेट करेगी। और ओरिजिन हमने इधर क्यों माना, इधर क्यों नहीं, क्योंकि ओरिजिन चुनना हमारी मर्जी होती है। मर्जी के लिए आप ये नहीं पूछोगे क्यों, मर्जी है कहीं भी चुन लो, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कहीं भी। लेकिन जब मैं पूछूं कि पार्टिकल कितनी दूर है, तो आपने कहा ओरिजिन से एक्स, लेकिन हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए ये पूछो एक्सिस से कितनी दूर है, तो एक्सिस से ए प्लस एक्स। अच्छा, अब इस मास के लिए हम समेशन साइन लगा लेते हैं। तो इस कैलकुलेशन को मैं यहां करता हूं, इधर। तो I अबाउट न्यू एक्सिस, उसको हम I प्राइम नाम देते हैं, ये। और मास टोटल बॉडी के लिए निकालना है, तो समेशन का साइन लगा दिया। कहां से कहां तक है मास, कितना है मास, 1 है, 2 है, 3 है, कितने पार्टिकल नहीं पता, इसीलिए 1 पार्टिकल से लेकर n पार्टिकल तक ऐड कर दिया। अच्छा, अब वो मास है स्मॉल m और यहां पर ये I, ठीक है। इसकी मीनिंग क्या है, मैं इसको एक बार यहां लिखता हूं। अच्छा, यहां लिख देता हूं मैं, I की जगह पर मुझे कभी 1 रखना है, तो 1 से लेकर n तक। समेशन को हटा देंगे तो I की जगह पे 1, I की जगह पे कभी 2, 3 और ऐसे कर करके ये n तक जाएगा। तो ठीक, अच्छा, एक्सिस से डिस्टेंस a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अगर ये होल स्क्वायर है तो फॉर्मूला पहले खोलते हैं इसका, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको कंप्लीट बॉडी का मास, ये। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या 2ab कुछ भी कह लो, 2ab। नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो m ए स्क्वायर प्लस m एक्स स्क्वायर प्लस 2 कंप्लीट बॉडी का मास a और ये x। अच्छा, अब हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। एम ए स्क्वायर क्या है, जो नई एक्सिस है, न्यू वाली एक्सिस, वहां से लेकर सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये न्यू एक्सिस से। एम एक्स स्क्वायर क्या है, एम एक्स स्क्वायर है कि सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही है उसके लिए फॉर्मूला। सोचो, सेंटर ऑफ मास क्या है, एक पार्टिकल की तरह, तो उसको हम फॉर्मूले को डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो,
एम ए स्क्वायर, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। इसको हमने एम एक्स स्क्वायर, अच्छा इसको क्यों नहीं लिखा हमने आई, ये ना हमारे पास जो एम ए स्क्वायर है और एम ये यहां से लेकर एम एक्स स्क्वायर, तो हमने इस एक्सिस से माना, अच्छा ये भी एक तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दोनों के दोनों। हम इसको एम एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं एज इट इज, लेकिन अगर इसको जानते हो तो मैंने छोटा छोटा ये लिख दिया, नहीं तो अगर मन करता है आपका, अगर आपका मन करता है कि इसको एम एक्स स्क्वायर ही रहने दो तो रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको ऐसा भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जिसको हम जानते हैं तो उसको क्यों ना हम लिख दें, इसको हम जानते हैं तो हमने ये लिख दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब नेक्स्ट इसकी बारी आती है। हमें एक बात पता है अच्छे से, वो ये कि जब एडिशन के वक्त सेम यूनिट होती है, सेम यूनिट वो ऐड हो सकती है, सेम क्वांटिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो गया, ये है क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसको पता लगाना है, यहां से देखो इसमें 2 और ए क्या है, ये डिस्टेंस। अब सेंटर ऑफ मास तो बदलेगा नहीं, तो ये डिस्टेंस फिक्स है, तो 2a एज ए कांस्टेंट, और क्या बचता है एम एक्स, ये, और इसको हम पहले से जानते हैं, टोटल बॉडी का मास और ये डिस्टेंस m1 और x1। अगर हम सोचें कि पार्टिकल बहुत सारे हैं, इधर भी इधर भी इधर भी इधर, बहुत सारे पार्टिकल, तो हम इस x को भी समेशन लगा सकते हैं। इसको समेशन लगाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, पूरी बॉडी का जो डिस्टेंस है अलग अलग पार्टिकल की। अच्छा ये जो एम एक्स स्क्वायर है ये तो इसकी डिस्टेंस है, इसी तरह से दूसरा पार्टिकल होगा उसकी ये डिस्टेंस, इसकी ये डिस्टेंस, सबकी अलग अलग। एम एक्स ये डिस्टेंस x, ठीक है, टोटल मास बॉडी का। इसके बारे में सोचो, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा, अगर इसको हम ओपन करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एम एक्स को हम लिख सकते हैं कि m1 हाँ x1। अच्छा मैं इसको यहां लिखता हूं तो ज्यादा आसान है, 2a और mx को m1 x1, पार्टिकल 1 की डिस्टेंस प्लस m2 x2, पार्टिकल 2 की डिस्टेंस प्लस, इसी तरह से कंटिन्यू चलता जाएगा। ये सोचो अगर पार्टिकल एक यहां पर है, मान लो कि एडिशन के वक्त सारे पार्टिकल आ जाएंगे, इसका जोड़ीदार एक अपोजिट यहां भी होगा, ठीक है। कैसे होगा इसको सोचना है। अब हमें पता है कि अगर ये पार्टिकल 1 है तो कोई ना कोई पार्टिकल तो यहां पर भी होगा, ठीक है। अच्छा इसी तरह से अगर एक पार्टिकल यहां है तो दूसरा पार्टिकल यहां भी होगा, एक पार्टिकल अगर यहां है दूसरा यहां भी होगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो इसको हम लिख सकते हैं कि अगर इसको 1 मान ले और यहां पर कोई पार्टिकल 2 मान ले, या इसको 1 मान लो इसको 2 मान लो, तो क्या लिख सकते हैं m1 x1 m1 x1, ठीक। ये डिस्टेंस इक्वल है इसके बट अपोजिट, m2 x2 इक्वल एंड अपोजिट टू x2। और जब इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 x1 माइनस का तो यहां आके प्लस m2 x2, और वहां क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0। तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर पार्टिकल की सिमेट्री देखी जाए तो जितने इधर उतने इधर, सेम डिस्टेंस, इक्वल एंड अपोजिट, तो बैलेंस करके कितना आएगा उसका आंसर 0। या दूसरा तरीका सुनो, दूसरा तरीका ये कि जो m1 x1 प्लस m2 x2 है इसको क्या लिखते हैं m, ठीक है, डिस्टेंस x इक्वल्स m1 x1 m2 x2 एंड सो ऑन।
एक्स क्या है? ये वो डिस्टेंस है जहां से सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर है। क्यों? ये फॉर्मूले को याद करो। ये कौन सा फॉर्मूला है? सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लोकेशन निकालने के लिए। सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या है? तो ये कितनी है लोकेशन? अगर हमने सेंटर ऑफ मास पर खड़े होकर पूछा कि सेंटर ऑफ मास कितनी दूर है, तो कहीं नहीं है, वो लोकेशन 0 पर है। तो इसी जगह पर जो सेंटर ऑफ मास है वो दूर नहीं है, उसी जगह पर है। तो इसलिए x कितना है हमारे पास? 0। और अगर एक बार ये 0 तो ये कंप्लीट भी 0, क्योंकि हमें सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालना है। अगर x निकालेंगे m आ जाएगा डिवाइड में, और अगर एक बार x 0, और x कौन है? सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस ओरिजिन से। तो सेंटर ऑफ मास तो ओरिजिन ही है, जहां पर सेंटर ऑफ मास वहीं ओरिजिन, तो डिस्टेंस की कोऑर्डिनेट 0 0। इसीलिए हमने ओरिजिन किसको माना था? सेंटर ऑफ मास को, ताकि कैलकुलेशन आसान पड़ जाए। अगर इन केस कि ओरिजिन यहां माना होता तो हमारे पास कैलकुलेशन तब बदल जाती। तब हम इसको एज इट इज नीचे लिखते या कुछ चेंज करते। लेकिन जब हमने ओरिजिन यहां मान लिया तब ये 0 बन गया। 0 बन गया तो लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कई सारी रेफरेंस बुक्स में हर जगह पर इसको 0 लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? क्योंकि उन्होंने ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पे मान लिया। अगर आप नहीं मानना चाहते हो तो मत मानो ओरिजिन। ओरिजिन आपकी मर्जी है, उसको यहां मान लो, उसको यहां मान लो, तो वहां से कैलकुलेशन बदल जाएगी। इसको सेम टू सेम लिखना पड़ेगा। बस ये देखना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास कितनी दूर है इस ओरिजिन से। x क्या है? ये x है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन। ये डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास की ओरिजिन से। अगर ओरिजिन यहां तो सेंटर ऑफ मास यहां, तो उसकी वैल्यू रखनी पड़ती 5। यहां पर 5 आता, और a तो फिक्स है, तो a की जगह पर a रखते, 2 की जगह पे 2, m की जगह पे m। बस ऑरिजिन बदलने से ये बदल जाता, तो हम इसको नीचे लिखते। एडवांटेज क्या हो गया? वो सेंटर ऑफ मास ओरिजिन। इसीलिए फॉर्मूला क्या बन गया कि ma² प्लस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। और ये फॉर्मूला बुक में बहुत फेमस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है? अच्छा, बुक में दिया हुआ है, क्या पता आपके एग्जाम में ये आ जाए कि ओरिजिन सेंटर ऑफ मास नहीं है, ओरिजिन यहां पर है। तब ये फॉर्मूला मत लिखना, तब इसको लिखना। इसको लिखने के बाद फिर यहां पर कैलकुलेशन। तो ये कब है? ये तब है जब ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पर है। ये याद रखना है हमें। और जो ये फॉर्मूला है बुक में बहुत फेमस है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसका नाम क्या है थ्योरम का? कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्यों पैरेलल? सेंटर ऑफ मास के पैरेलल एक्सिस। तो जो एक्सिस हमने नई वाली ली है वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास के पैरेलल है। और सेंटर ऑफ मास तो नेचर है, किसी बॉडी को फ्रीली छोड़ दिया तो कहां घूमती है? हमेशा सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ। ये बात बहुत जरूरी है मैंने अभी जो बोला, क्योंकि इस पर हम गौर कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। ध्यान दोगे, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, इग्नोर नहीं करना। क्या बोला मैंने? किसी बॉडी को फ्री छोड़ दो तो उसका नेचर है कि वो सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ घूमती है। दो बॉडी है, उनका सेंटर ऑफ मास यहां, तो वो इसके चक्कर लगाएंगे दोनों। ठीक है? अब ये बहुत जरूरी है, ऐसा क्यों करता है नेचर। खैर वो आपके लिए है, सोचना इस पे, आपको अपनी स्किल बढ़ानी है। खैर ये हो गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, अब एक और पार्ट पे चलते हैं कैलकुलेशन के। अब देखिए नेक्स्ट, जिसमें हमें फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे करना है इसको सोचना है।
अगर ये एक डिस्क मान लेते हैं, एक नेचुरल एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास होती है, दूसरा अब हम इस डिस्क को कैसे कैसे घुमा सकते हैं, ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा सकते हैं इसको। अगर यहां से बना देंगे, यहां से बना देंगे तो ये डिस्क ऐसे घूम सकती है। अच्छा, यहां से पकड़ लेंगे तो डिस्क ऐसे घूम सकती है। मतलब कि रोटेशन पे डिपेंड करता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, है ना, हमने डिस्कस किया था। तो एक एक्सिस को पहले वाले जो हमने किया था उसको हमने ऐसे बनाया था पैरेलल, तो वो इसके चारों तरफ ऐसे करके घूम सकती है, ऐसे करके। लेकिन अब हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर एक्सिस यहां बना दो ऐसे, तो ऐसे करके घूमेगी। अच्छा, अगर यहां पर बना दे तो ऐसे करके घूमेगी एक्सिस, भी बॉडी एक्सिस के चारों तरफ। इसको एक्स एक्सिस, अच्छा इसको अगर जेड मान ले तो ये वाली वाई, ये वाली वाई, ठीक। अच्छा, जो ऐसे करके घूमेगी, ये वाई ये एक्स। नाम अपनी मर्जी से दे सकते हैं क्योंकि एक्सिस आर्बिट्ररी है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो बाद में देखते हैं। सबसे पहले, अच्छा पहले वाले केस में जो हमने किया था पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अब ये दूसरे वाले की क्या नीड पड़ गई, तो सुनो नीड क्या पड़ गई। असल में हम ना जिस बॉडी को देखते हैं अपने चारों तरफ, उसका रोटेशन जरूरी नहीं है कि वो एक ही एक्सिस है पूरे यूनिवर्स में। एक्सिस अलग अलग हो सकती है, ऐसी भी, ऐसी भी, ऐसी भी, कैसे भी हो सकती है। और उसको समझना, उसकी कैलकुलेशन करना हमारा फर्ज है। लगता है आपको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाना है तो एक्सिस को बदल दो, लगता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम करना है तो एक्सिस को बदल दो। तो एक्सिस को कैसे बदलें कि वो कम हो जाए, एक्सिस को कैसे बदलें कि ज्यादा हो जाए, इसीलिए ना हम ये दोनों केस देखेंगे। और इस केस में कैसे कैसे देखेंगे तो सुनो, एक नेचुरल एक्सिस की बात छोड़ो, पहले वाले केस में नेचुरल एक्सिस के जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही थी उसके पैरेलल लिया था। अब हम नेचुरल एक्सिस की बात नहीं करेंगे, हम बोलेंगे कि दो एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सोचना है हमें। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अब ये पूछो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए एक्सिस हमने बता दिया, कौन कौन सी एक्सिस। एक मान लिया इसको x, इसको मान लिया y, क्योंकि एक्सिस हमारी मर्जी है। मैं चाहता तो इसको यहां से x मान लेता, ऐसे x मान लेता, x जैसे मर्जी, मेरी चॉइस, ठीक। ओके, अब एक्सिस को डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट किसके लिए पूछ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक बॉडी के लिए। एक बॉडी के लिए करने से पहले मन में क्या आता है, फॉर्मूला बॉडी के लिए नहीं पता, फॉर्मूला किसके लिए पता है, ओनली फॉर ए पार्टिकल। एक पार्टिकल के लिए फॉर्मूला आता है। ओके, तो बॉडी के लिए कैसे निकालें, तो बॉडी के लिए निकालने के लिए अब हम यहां पर इसको इंटीग्रेट करेंगे या सिग्मा का समेशन कन्वेंशन कैसे करेंगे, ये देखो थोड़ा सा। पहले इस मास को टोटल हम ऐड कर लेंगे, I इक्वल्स टू 1 से n, और ये मास को हमने I लिख दिया। अब R के लिए जहां पर हम डिस्टेंस देखेंगे कि R क्या है, R वो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से पार्टिकल कितना दूर है, कि ऑरिजिन अभी भी क्या है, ऑरिजिन अभी भी सेंटर ऑफ मास, ये ऑरिजिन सेंटर ऑफ मास। और दोनों एक्सिस कहां मीट करती हैं, मीट कर रही हैं सेंटर पे। पहला, ऑरिजिन से पार्टिकल कितना दूर, r², कंप्लीट। दूसरा, अब हम पूछेंगे कि एक्सिस से कितना दूर है, तो एक्सिस भी यहीं से है, तो ये पार्टिकल यहां पर है, तो ये कितना दूरी पर है, ये देखो पार्टिकल को x में इतना दूरी पर है, इतना दूरी पर, मतलब कि x के चारों तरफ अगर घुमाते हैं तो ये देखो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां कहां होगा, एक तो x के अलोंग, एक तो y के अलोंग। अगर हमने किसी भी बॉडी को x से पकड़ के घुमाया तो बॉडी कहां घूमेगी, y में, z में। अगर हमने z को पकड़ के घुमाया तो बॉडी कहां घूमेगी, ऐसे।
मतलब जिस एक्सिस के अलोंग हम बॉडी को पकड़ते हैं या घुमाते हैं उसके अलोंग वो नहीं घूमती है, वो दूसरी एक्सिस के अलोंग घूमती है। इट इज इंपॉर्टेंट। जैसे ये चौक, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ लूं वाई के अलोंग ऐसे करके, तो ये यहां घूमेगी एक्स के अलोंग जेड के अलोंग, है ना। ये क्या रोटेशन है, रोटेशन 2D में होता है। तो एक्स में घूमेगी जेड में, फिर एक्स में, फिर इसके बाद जेड में आएगी ऐसे करके, ये फिर से जेड में, फिर एक्स में। इसीलिए जिस एक्सिस के अलोंग हम पार्टिकल घुमाते हैं, कि पार्टिकल कैसे घूम रहा होगा, इसके अलोंग पूरी बॉडी ऐसे। अच्छा, इसके अलोंग अगर ऐसे पकड़ ले तो पूरी बॉडी ऐसे घूमेगी। तो अब सोचो कि इस एक्सिस पर पार्टिकल घूमेगा तो कहां घूमेगा, ऐसे घूमेगा। तो ये डिस्टेंस है, कितनी है ये डिस्टेंस, y, x के अलोंग ये है y। अच्छा, r क्या है, r है ये डिस्टेंस, बना के देखो, दिस इज योर r, किस ओरिजिन से पार्टिकल कितना दूर, यहां पर। अच्छा, दूसरा ये डिस्टेंस, ठीक है, तो हम इसको ऊपर बना देते हैं ये। अच्छा, उसके बाद ये किस में हो गया, एक्स एक्सिस के अलोंग, वर्डिंग बोलना आना चाहिए। y इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर अलोंग या विद अबाउट एक्स एक्सिस। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी है, ये y। दूसरा, y के अलोंग अगर ऐसे पकड़ दिया तो कितना, तो पार्टिकल ऐसे ऐसे घूमेगा। तो यहां से वो इतनी डिस्टेंस पर है, इसको ऐसे पकड़ लिया तो पार्टिकल यहां से घूमेगा। तो उसकी डिस्टेंस कितनी है घूमने के लिए, घूमने के लिए x डिस्टेंस, जो कि ये वाली है, ये। और ये क्या था, r। अभी एक और बात, यहां पर x और y अगर ये एक्सिस है तो ये दोनों के दोनों एक्सिस 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर। ये बहुत जरूरी वर्ड है, अभी मैंने बोला कि दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है। अगर ये y है, इस पर परपेंडिकुलर बनाना है, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। ये होगा डिस्टेंस x में और ये r। तो कैसी है एक्सिस, कैसी है, तो एक्सिस are perpendicular to each other। और ये बात कोई लिखने वाली नहीं है, ये तो नेचर है कि सभी एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं ऐसे। अब r के बारे में सोचो, फॉर्मूला क्या बनेगा, हम जानते हैं क्या बनेगा। तो ऐसे ऐसे जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो बनता है फॉर्मूला। क्योंकि अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम से जाएं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक। तो ये कैसे बनेगा फॉर्मूला, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। और ये रूट में होना चाहिए, ठीक है। रूट में करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy cos थीटा, करेक्ट। और स्क्वायर हटा देंगे तो ये रूट में, ये था ना। यहां पर सोचो थीटा कितना है, 90, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट। तो r आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि cos 90 0 तो ये भी खत्म। और अगर हम नॉर्मली भी जाते हैं ट्रायंगल रोप से, तो ट्रायंगल भी क्या होता है, y प्लस में x। अगर हमने थर्ड चैप्टर देखा है, फोर्थ चैप्टर, उसमें क्या था कि पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई हो तो वो क्या बनती है, ऐसे। अब सोचो हमारे पास यहां क्या है, r की r स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करना होगा, स्क्वायर करेंगे तो यहां से रूट हट जाएगा,
इसलिए क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब वो यहां पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इन डिस्टेंस का भी समेशन कि सभी पार्टिकल की डिस्टेंस, कोई यहां पर कोई यहां पर, उन सभी का भी ऐड इसी में मान लो। करेंगे अगर सॉल्व तो क्या निकलेगा, ये पार्टिकल तो अलग अलग जगह पर है ना, तो अगर हम इसकी नेट पोजीशन मान लें, कहां से मानेंगे पोजीशन, सेंटर ऑफ मास से, तो टोटल मास हो जाएगा, मास की मल्टीप्लाई एक्स से तो एम एक्स स्क्वायर एम वाई स्क्वायर। ये अब सोचो एक्स डिस्टेंस कौन सी थी, वाई एक्सिस से पार्टिकल कितना दूर, इतना। अब एक्स एक्सिस से पार्टिकल कितना दूर, वाई डिस्टेंस पर। क्या एक पार्टिकल होगा कि पूरी बॉडी, पूरी बॉडी। कैसे, सुनो, अगर पार्टिकल यहां पर है तो एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल, चार पार्टिकल, 5, 6, 7, बहुत सारे। ये डिस्टेंस x5, x6, x7, x8, x4, x3, बहुत सारी डिस्टेंस है। तो हम इसको लिख सकते हैं x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, n तक। इसी तरह से प्लस y के लिए y1, y2, y3 और कंप्लीट। हमने फॉर्मूले में अभी क्या किया, अभी इन सभी को x नाम दे दिया, जनरल x स्क्वायर, और इनको y नाम दे दिया y स्क्वायर, ताकि इजी पड़े, डिफिकल्टी नहीं पड़े। अगर हमें करना होगा कैलकुलेशन तो 12th क्लास में जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब इसको इंटीग्रेट करेंगे, जब इंटीग्रेट करेंगे वो टेक्निक परफेक्ट होगी। अभी तो केवल आपको कैलकुलेशन करने का तरीका सीखना है। पहला क्या, पार्टिकल के लिए, पहला कि हमें पार्टिकल के लिए फॉर्मूला है। दूसरा कि जब इंटीग्रेट करना हो तो हमें छोटे से पार्टिकल का छोटा सा मास, वो डिस्टेंस कितनी x1, दूसरी कितनी x2, तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सब चीज को इंटीग्रेट करेंगे तब जाके ये जो फॉर्मूला आएगा। कौन सी एक्सिस है ये, देखो, ये देखो जरा एक बार, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सी एक्सिस है ये, तो x डिस्टेंस ये वाली किससे है, y से, तो इसको लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस। दूसरा y डिस्टेंस कहां पर है, ये, और ये कहां पर है, x, तो ये कौन सा होगा, आया समझ में, कि इसके अलोंग अगर हम पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो इस तरह से निकलेगा। ये दो एक्सिस भी अगर हो, इन दोनों का एडिशन, एडिशन मतलब कि पहला मानो कि इसके अलोंग बॉडी को घुमाया, फिर इसके अलोंग घुमाया, तो दोनों का रोटेशन इफेक्ट है वो अकेला ये दे देगा। ये दोनों मिलके देते हैं, ये अकेला देता है। इसीलिए इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस इतनी हो सकती है और इस वाले की इतनी छोटी है, इस वाले की जो डिस्टेंस होगी मैक्सिमम वो इतनी होगी, है ना, और ये वाली डिस्टेंस तो मैक्सिमम है ही इसके लिए। तो ये इन दोनों के इफेक्ट का अकेला है। तो ये जो थ्योरम है ये कौन सी है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। जब हम कुछ न्यूमेरिकल बना लेंगे इसके तब ये इजी पड़ जाएगा हमारे लिए। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ एप्लीकेशंस देखने हैं, कैसे कैसे यूज होते हैं इसके। अच्छा, उसको देखने के बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। सो इसको नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।